जय सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो इम्पोर्टेंट बातें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। बहुत सारा समय चला गया, मैं ऐसे वीडियो बनाया नहीं हूँ। सभी के लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि आपके लाइफ के साथ क्या हो रहा है। उस रास्ते से मैं भी गुजर रहा था, लेकिन चलो ये पर्सनल बात है। आज के बाद इस वीडियो को कंटिन्यूसली आपके सामने लाऊंगा और छोटी छोटी जानकारी भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज के दौर में देखेंगे आप गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है। आप देखेंगे किसी गाड़ी को लेके जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो गाड़ी की कीमत के 25% होता है। 12 लाख की गाड़ी लेनी भी हो तो आप 18 लाख तक चले जाते हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार कीमतें क्यों बढ़ा रही है? इसके पीछे करप्शन तो है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पैसे तो सब खा रहे हैं। इसके पीछे का दूसरा रीज़न ये है कि मैनेजमेंट का इशू। मैनेजमेंट इशू ये है कि पैसा कहाँ पे लगाया जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाया जाना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमें अपने पुरखों से सीखनी पड़ती हैं, लेकिन हम सीखते नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसको ही लेकर हम चलेंगे। गोंडवाना काल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ले जाकर अपने गोंडवाना काल और ट्राइबल काल को ही जोड़ता हूँ और वहाँ से अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं। एक्चुअली देखिए, गोंडवाना काल में बहुत सारे आपको राज्य मिलेंगे, लेकिन उसमें 99% राज्य ये मिलेंगे कि उन्होंने कभी किसी पे हमला करके वो किला नहीं जीता, उन्होंने खुद बिल्ड किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि गोंडवाना के काल में आप देखेंगे मंडला था, इधर आप देखेंगे देवगढ़ था, इधर चांदागढ़ था, बहुत सारी रियासतें थी। तो इस रियासतों में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्यों? इसका रीज़न आगे आपको समझ में आएगा। और देखेंगे आप तो इस गोंडवाना काल को कभी भी किसी भी राज्य से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इन्होंने बावड़ियाँ, तालाबें, एरियाज़, रास्ते बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए। फिर भी इन्होंने राज्य चलाया, किसी को हेल्प भी नहीं मांगी। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसके जड़ तक अगर हमें जाना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप भी अगर हैं, आप वेलादेह करना का है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप गोंडियन हैं, तो आपको पता है, आपको एक पेड़ है, पक्षी है, प्राणी है, ये तो सभी को पता है। एक पेरसा पेन, एक पेन कड़ा है। लेकिन इसके साथ आपको एक गढ़ भी आता है। मैं कन्ना का हूँ, मेरा सालबोड़ी है, और आप देखेंगे तो आपको किसी का दमदा गढ़ आएगा, कोई ये आएगा, वो आएगा। तो बहुत सारे गढ़ हैं। इसका मतलब ये था कि गढ़ पद्धति में छोटे छोटे गढ़, छोटे छोटे किले, छोटा छोटा एरियाज़, उन क्षेत्रों में उनके गढ़ होते थे। मड़ावी का होगा, कनाका का होगा, पेंदुर का होगा, गिड़ाम का होगा, टेकाम का होगा, सिडाम का होगा। तो अलग अलग गढ़ होते थे और आसपास के 50-60 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग गढ़ होते थे। तो वो बंदा जिसके आसपास का एरिया टेकाम है, मैं कना का हूँ, और मेरी माँ टेकाम से आई है या मेरी बहन टेकाम को दी है, ऐसा रहेगा तो क्या हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, वेस्ट करेंगे एनर्जी? नहीं कर सकते। तो इसीलिए गोंडवाना के गढ़ों में आपस में लड़ाई नहीं होती थी। इसका ये मेन रीज़न था बनाने का कि सब एक दूसरे के रिलेटिव थे। किसी को बहन दी हुई है, किसी को बुआ दी गई है, किसी के यहाँ से उनकी माँ आई है, किसी के यहाँ से उनकी पत्नी आई है। सब लोग एक दूसरे के साथ रिश्तेदार थे। इसलिए ये जो पैसा बचता है, बाकी राज्यों का आप देखेंगे, बाकी हिस्ट्री देखेंगे तो युद्ध में 2 प्रकार की चीज़ों की हानि होती है। एक, आप युद्ध करेंगे तो आपके सैनिक मारे जाएंगे, वो ऐसी हानि है जो भरपाई नहीं की जा सकती उसके लिए। सेकेंड हानि ये है कि आपके शस्त्र, आपके तोप, आपके गोले, आपका बारूद, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और उसको, उतने ही सारे शस्त्रों को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है राज्य का। और ये बहुत बड़ा पॉइंट था जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। वो 2 राजा तो बच जाते थे, लेकिन बीच वाली जो सेना है वो मर जाती थी, शस्त्र खत्म हो जाते थे। फिर वो राजा दूसरे राजा से कर्जा लेकर अपने शस्त्र बनाते थे। ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री में चीज़ें देखी गई है। लेकिन गोंडवाना में ऐसा इसलिए नहीं है कि इंटरनल युद्ध नहीं होते थे। पहली बात, इंटरनल युद्धों को नहीं किया जाता था। आप यही देखेंगे कि गोंडवाना में अगर कोई बाहर से आता है, अगर कोई बाहर से आके हमला करता है, बाहर से आके किले छीनने की बात करता है, गढ़ छीनने की बात करता है, तब जाके हमारे लोग जाके उसको आवाज़ देते थे और उसको खदेड़ते थे। तो ये था एकजुट का परिणाम। और इकोनॉमिकल अगर सिचुएशन आप देखेंगे तो ये जो युद्ध एक दूसरे के साथ नहीं होते थे, इसका रीज़न ये था कि बहुत सारा पैसा युद्ध के लिए जो खर्चा जा सकता था, बहुत सारा पैसा बच जाता था और उस पैसों से युद्ध कौशल्य सिखाना, अपने बच्चों को ट्रेंड करना, उनको शिक्षा देना
और रास्ते बनाना, तालाब बनाना, बावड़िया बनाना, ये सब चीज़ें होती थी। आप वीरांगना रानी दुर्गावती का काल भी देखिए, संग्राम शाही का भी काल देखिए, आप यहाँ चांदागढ़ में आएंगे तो आप रानी हिराई का भी काल देखिए, आप देवगढ़ जाएंगे तो वहाँ का भी काल देखिए, आपको ये समझ में आएगा इन राजाओं ने युद्ध करने के बजाय अपने एरिया को डेवलप किया, रास्ते बनाई, सड़कें बनाई, बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा बना दी है, तालाब भी बहुत ज़्यादा बना दिया। आप चंद्रपुर आएंगे चांदागढ़ में तो आप देखेंगे रामालय से लेकर बहुत सारे तालाब उन्होंने बना दिए, एक शहर को बसा दिया है। आप देखेंगे बख्त बुलंद शाह जी ने पूरे नागपुर को बसा दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें लोगों से टैक्स लेना नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारा पैसा इतना बचेगा कि हम लोगों के काम कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट अगर इतिहास में कोई अगर दूसरा सिखा रहा है तो वो है गोंडवाना काल। इस गोंडवाना काल की इकोनॉमिकल व्यवस्था को हम समझ नहीं पा रहे। इस व्यवस्था पे और पूरा डिटेल वीडियो आएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि गोंडवाना का जो राज्य चिन्ह है वो हाथी पर खड़ा शेर है। ये 2 प्रकार की सूचनाएं आपको देता है। ऐसा ही नहीं है कि राजा ने उठा दिया और लगा दिया और साउथ से लेकर पूरे इंडिया में यही चिन्ह फैला हुआ है। ये क्यों? ये बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि ये आपको 2 प्रकार की मैसेज देता है। एक, हाथी यानी बलाढ्य और मजबूत प्रजा, और उसके ऊपर खड़ा है शेर, वो है राजा। और इस दोनों के संतुलन से ही आप इस व्यवस्था को चला सकते हैं। अगर आप दूसरे एंगल से उसको देखेंगे तो शाकाहारी प्राणियों में सबसे बलाढ्य हाथी होता है और मांसाहारी प्राणियों में सबसे ताकतवर शेर को माना जाता है। और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन राजा बना रहा है तो ये सीधा इंगित कर रहा है पूरे इतिहासकारों को कि हम वो भोजन प्रणाली वाले लोग हैं जो नॉनवेज को जितना महत्व देते हैं उतना ही वेज को भी देते हैं, जितना वेज को देते हैं उतना नॉन वेज को भी देते हैं। हमारे नज़र में ये छोटा और वो बड़ा बिल्कुल नहीं, ये पाप और ये पुण्य बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैसेज निकलते हैं, जिस मैसेज को अगर आप डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोंडवाना की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तगड़ी व्यवस्था थी। इसलिए इन राजाओं को किसी के साथ हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। इन राजाओं ने अपने युद्ध कौशल्य और बाकी चीज़ों को लेकर अपने एरिया का विस्तार किया। रानी दुर्गावती ले लो, आप बहुत सारे राजा हैं, आप चंद्रपुर के ले लो या फिर आप देवगढ़ के ले लो, आप खेरलागढ़ के ले लो या आप मंडला के ले लो। सभी गोंड राजाओं ने ऐसा विस्तार किया, इकोनॉमिकल व्यवस्था को ऐसे मजबूत किया, वहाँ का आदमी 1 रुपया भी टैक्स ना देते हुए भी उनके जो राज्य थे वो खुशहाल थे और संपन्न थे। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को समझना ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं बजट पे बजट आ रहे हैं, लेकिन एक भी बजट से यहाँ का आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली हमारी भारत सरकार की जो इकोनॉमिकल व्यवस्था ऐसी चीज़ों पर आ जाएगी कि आपको 1 प्लेट खाना खाने के लिए भी उस पर 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। ऐसी व्यवस्था आ सकती है अगर हम इकोनॉमिकल व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो मेरी विनती यही है कि जो भी इकोनॉमिकल व्यवस्था को संभालते हैं ज़रा अपने इतिहास को खोल कर देखिए कि आपके पुरखाओं ने कैसी व्यवस्था की थी और छोटे से पैसों में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया था। इसके लिए मैं खुद को बहुत अभिमानी और स्वाभिमानी महसूस करता हूँ कि मेरे पुरखा इतने इंटेलिजेंस थे कि उनके हर एक चीज़ पे एक बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इतना बड़ा सब्जेक्ट, वास्ट सब्जेक्ट उनके पास था। मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करके आपको भी समझा पा रहा हूँ, ये मैं बहुत खुद को धन्य महसूस करता हूँ। और आने वाले वीडियो भी ऐसे ही बारीक टॉपिक पर होंगे जो कि आपको समझना पड़ेगा और समझने के बाद आपको ये लगेगा कि हमारे पुरखा बहुत बड़े जीनियस थे। तो दोस्तों, इस इकोनॉमिकल व्यवस्था के सिद्धांत वाला वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बढ़ाना है सब्सक्राइबर की संख्या, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर जाइए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको सटक से नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको देख लेंगे। बताओ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।